हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर 10 देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन, और ये क्लास 9th के एनसीईआरटी का चैप्टर है, फिजिक्स का चैप्टर है। इस सीरीज का ये 10वां वीडियो है, लेकिन फिजिक्स का ये पहला वीडियो है। यानी कि इससे पहले जो मैंने 9 वीडियो अपलोड कर दिया हुआ है वो सारे हैं केमिस्ट्री के क्लास 9th और 10th से, और वो भी एनसीईआरटी के। तो अगर आप उन सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वहाँ आपको एनसीईआरटी नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें ही सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे। और इस वीडियो में हम लोग 60 MCQ देखने वाले हैं, और इसी के साथ ये वीडियो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सीरीज स्पेशली मैंने रेलवे परीक्षा के लिए स्टार्ट किया हुआ है। आने वाले जो रेलवे के एग्जामिनेशन है जैसे कि NTPC, ग्रुप D, बट आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं, इस सीरीज के वीडियो को देख सकते हैं अगर आपके उस एग्जामिनेशन में जनरल साइंस से सवाल पूछे जाएंगे तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग सवालों की तरफ बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है, किसी वस्तु की चाल या गति की दिशा बदलने के लिए डैश की आवश्यकता होती है। किसी भी वस्तु की अगर आप चाल बदलना चाहते हो या फिर गति की दिशा बदलना चाहते हो, या फिर कोई वस्तु रेस्ट में है, विराम अवस्था में है, उसको आप गति में लाना चाहते हो, या फिर कोई गति में है उसे आप रोकना चाहते हो, या फिर गति की दिशा बदलना चाहते हो, तो इन सारी परिवर्तन के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। तो बल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फोर्स। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तब प्रत्येक बिंदु पर गति की दिशा रहती है, डैश रहती है, तो क्या होगा? यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे मोशन करती है तब हर एक पॉइंट पे जो मोशन का डायरेक्शन है वो क्या होता है, ये चेंज होते रहता है, बदलता रहता है। कभी भी सर्कुलर पाथ पे कोई वस्तु अगर गति कर रहा होता है तो हर बिंदु पर गति की दिशा बदलती रहती है। अगर मैं आपसे किसी बिंदु पर गति की दिशा पूछ दूं कि क्या होगा, तो आप कैसे दोगे? बहुत ही आसान है। मान लो 2 कंडीशन है, एक बार ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और दूसरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो कभी भी आपसे कोई ये पूछे कि इस पॉइंट पे इस गति की दिशा किधर होगी, तब आप एक स्पर्श रेखा खींच दोगे इस पॉइंट पर, क्योंकि गति की दिशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो हम लोग इधर की तरफ स्पर्श रेखा खींचेंगे। अगर इस पॉइंट पे पूछा तो हम बोलेंगे इधर नीचे की तरफ। अगर यहाँ पूछा तो इधर, यहाँ पूछा तो इधर। यानी आपको करना क्या है, एक स्पर्श रेखा खींच देना है। जैसे इस केस में देख लो, अगर यहाँ पे कोई दिशा पूछ दे गति की दिशा तो आप इस पर स्पर्श रेखा खींच दोगे। अगर यहाँ पूछ दे तो यहाँ एक स्पर्श रेखा खींच दोगे, यहाँ पूछ दे तो स्पर्श रेखा खींच दोगे, यहाँ पूछ दे तो यहाँ एक स्पर्श रेखा खींच दोगे। यानी कि आपको एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना है और आपको गति की दिशा मिल जाएगी। तो बहुत ही आसान है गति का दिशा बताना किसी सर्कुलर पाथ पे अगर कोई मूव कर रहा होता है तो आपने क्या देखा कि जो गति की दिशा है ये कांस्टेंट नहीं है, ये नियत नहीं है। और आपको पता होगा कि जो वेग होता है इसके पास परिमाण भी होता है प्लस दिशा भी होता है। सिर्फ परिमाण है मतलब कि चाल, यानी कि चाल के साथ साथ क्या होना चाहिए, दिशा भी होना चाहिए। और अभी देखो कि दिशा कांस्टेंट नहीं है, दिशा नियत नहीं है। अगर दिशा नियत नहीं है तो वेग कभी भी नियत नहीं होगा, क्योंकि वेग क्या है, एक सदिश राशि है। और सदिश राशि को नियत होने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी नियत होना पड़ेगा। परिमाण तो नियत हो सकता है, परिमाण नियत हो सकता है, यानी कि चाल तो नियत हो सकता है वृत्ताकार पथ के लिए, लेकिन दिशा कभी भी नियत नहीं होगा। इसीलिए हम हमेशा ये बोलेंगे कि वृत्ताकार पथ पर अगर कोई गति कर रहा है तो चाल नियत हो सकता है, ये नियत हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन वेग कभी भी नियत नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि दिशा नियत नहीं होगा। तो इस चीज का भी आप ख्याल रखेंगे। एक समान वृत्तीय गति में क्या नियत नहीं हो सकता? मैंने अभी आपको बताया वेग नियत नहीं होगा, क्योंकि इसमें दिशा नियत नहीं होता है। अब एक समान गति बोला है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ चाल नियत है, लेकिन चाल नियत है इसका मतलब ये नहीं कि वेग भी नियत हो जाए, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज है, अलग अलग राशि है। ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। एक चाल अदिश राशि है और ये सदिश राशि है। अब देखो गतिज ऊर्जा के बारे में, काइनेटिक एनर्जी होता है 12 mv²। ये v², यहाँ जो v होता है ये चाल होता है। चाल बोले तो स्पीड, ये स्पीड होता है, कभी भी ये वेलोसिटी नहीं होता है। तो अगर चाल नियत हो गया तो काइनेटिक एनर्जी भी नियत हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो एक समान गति हुआ तो चाल नियत होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी नियत हो जाएगा।
तो चाल नियत होगा, गतिज ऊर्जा नियत होगा, लेकिन वेग नियत नहीं होगा। तो सी इसका राइट आंसर होगा। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है। अगर ये अर्थ है और ये मून है जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, या फिर ये छोड़ो, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे अगर मोशन कर रहा है तो इसके लिए एक फोर्स जिम्मेवार होता है, एक बल जिम्मेवार होता है, और ये बल होता है अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स ही जिम्मेवार होता है कोई वस्तु अगर किसी सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, तो अगर ये फोर्स सेंटर की तरफ नहीं लगेगा तब वो वस्तु उस पाथ को, उस वृत्ताकार पाथ पे मोशन नहीं कर पाएगा। ये जो फोर्स होता है इसका डायरेक्शन किधर होता है? हमेशा सेंटर की तरफ, जिस सर्कुलर पाथ में मोशन हो रहा है उसके सेंटर की तरफ। तो यहाँ भी मून अर्थ के चारों तरफ एक सर्कल में चक्कर लगा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस मून पे अर्थ की तरफ, अर्थ सेंटर पे हुआ ना, तो अर्थ की तरफ या फिर बोल सकते हो कि सेंटर की तरफ एक फोर्स जिम्मेवार होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, और यही बल क्या है? अभिकेंद्र बल है। तो बी इसका राइट आंसर होगा, अभिकेंद्र बल के कारण। यहाँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ये कौन होगा? ये होगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये बहरूपिया है, ये हमेशा अपना रंग रूप चेंज करता रहता है। अब यहाँ देख लो, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर, गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर। मान लो अगर यही हम बात करते हैं, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बीच में भी एक फोर्स लगता है, वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल। तो इस केस में जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ये हो जाएगा स्थिर विद्युत बल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अपना जो रूप है वो बदलते रहता है, लेकिन आपको सीधा सा ध्यान रखना है कि अगर भाई सर्कल में मोशन करना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स जिम्मेवार होता है। अगर वो फोर्स नहीं होगा तो हम लोग सर्कुलर पाथ को फॉलो नहीं कर पाएंगे। विश्व के सभी पिंड जिस बल से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो विश्व के सभी पिंड, इस पिंड के पास क्या होगा? अपना एक मास होगा, एक द्रव्यमान होगा, ये हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस बल को हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। कोई भी वस्तु, विश्व में कोई भी वस्तु अगर कुछ द्रव्यमान हो, दोनों के पास कुछ द्रव्यमान होगा, मान लो m1 है m2 है, तो ये जो m1 मास है ये इसको m2 वाले को अपनी तरफ खींचेगा, और ये m2 वाला m1 वाले को अपनी तरफ खींचेगा, और ये दोनों जो बल है ये बराबर होता है, और ये हमेशा आकर्षण का ही बल होता है, और इसे हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। दो पिंड के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में कौन असत्य है? मैंने अभी आपको बताया कि दो पिंड है, इस पिंड का अपना एक मास है m1 मान लो, इस पिंड का अपना एक मास है m2 मान लो, और ये इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र है, और इसके बीच का डिस्टेंस r है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये m2 वाले m1 पर फोर्स लगाएगा और ये m1 वाला m2 पर फोर्स लगाएगा, और ये दोनों फोर्स क्या होगा? बराबर होगा। ये अगर F है तो ये भी F है, दोनों का बल बराबर होगा, बस दोनों का दिशा अलग अलग होगा। तो अब चलो सवाल पढ़ते हैं क्या बोला है। यह बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो ये बिल्कुल सही है। ये जो बल होगा, ये बल इस दोनों का जो गुणनफल होगा, यानी कि दोनों का जो प्रोडक्ट होगा इसके डायरेक्टली होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इस दोनों के केंद्र के बीच का जो दूरी है उसके स्क्वायर के, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो दूसरा हमारा यही बोल रहा है, यह बल दोनों पिंडों के बीच के दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। तो ये गलत हो गया, समानुपाती नहीं होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये गलत हो गया, ये हमारा सही है। यह बल सिर्फ प्रयोगशाला में ही मान्य है, तो ये भी गलत है। इस ब्रह्मांड में हर दो पिंड के बीच में ये लागू होता है, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, हल्की हो, भारी हो, हर पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल से। तो हमसे असत्य पूछा है, तो असत्य हमारा बी और सी दोनों हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर होगा। आपको ध्यान में रखना है अच्छे से। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम की खोज किसने की? यानी ये जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है जो मैंने अभी आपको बताया, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, m1 m2 क्या है? मास है, और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, r क्या है? दोनों मासेस का जो सेंटर है उसके बीच का डिस्टेंस। तो अगर आप इस साइन को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, F इज इक्वल टू G। इस साइन को, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और ये होता है हमारा कैपिटल G। तो यहाँ से m1 m2 बाई r स्क्वायर, ये हमारा एक
फॉर्मूला आ गया जिससे हम मान निकाल सकते हैं कि दोनों द्रव्यमान के बीच में कितना बल लगेगा, एक्चुअल में कितना बल लगेगा। अब तक तो हम लोग ये जानते थे कि इस दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली होता है और इसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली होता है, लेकिन इस रिलेशन से हम एक्चुअल मान निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितना बल लग रहा है एक दूसरे पर। तो ये जो नियम है ये डिस्कवरी किया न्यूटन ने, तो सी इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ जो आप कैपिटल जी देख रहे हो, ये जो कैपिटल जी है इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आपको वैल्यू और ये यूनिट दोनों ही अच्छे से ध्यान में होना चाहिए, इस दोनों पे सवाल पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और ये जो वैल्यू है इसको सबसे पहले किया था हेनरी कैवेंडिश नाम के वैज्ञानिक ने। गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में कौन असत्य है, कौन सा गलत है पूछा है। यह एक केंद्रीय बल है, ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो मासेज है इस दोनों का सेंटर होगा अपना, तो ये जो बल है ये हमेशा एक दूसरे के केंद्र की तरफ लगता है। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, मान लो ये मास m2 है, ये m1 है, तो ये m2 मास वाला ऑब्जेक्ट इसको अपने केंद्र की तरफ खींचेगा, अपने केंद्र की तरफ खींचेगा, और ये m1 वाले m2 को अपने केंद्र की तरफ खींचेगा, यानी सेंटर की तरफ लगेगा। जैसे आपको मैं एक और बताता हूँ, इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक ये है वस्तु m1 मास का और एक ये है m2 मास का। अब इसका मान लो ये हो गया सेंटर, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये जो m1 वाला m1 मास का जो ऑब्जेक्ट है ये m2 वाले को यहाँ पे ऐसे खींचे, यहाँ पे बल लगाए। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे बल लगाए। तो आप कौन सा डिस्टेंस लोगे, कौन सा डिस्टेंस आप लोगे? ये डिस्टेंस कुछ और होगा, ये डिस्टेंस कुछ और होगा, ये डिस्टेंस कुछ और होगा। तो हम ऐसे में क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास ढूंढते हैं कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है। सेंटर ऑफ मास पर हम लोग क्या मानते हैं कि ऑब्जेक्ट का सारा मास वहीं पे इकट्ठा होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा, मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ रहा है, जरूरी नहीं है कि इसके मिड पॉइंट पर ही आएगा, लेकिन मान लो सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान का केंद्र अगर यहाँ पर आ रहा है तो इसी को हम मानेंगे सेंटर, और तब ये डिस्टेंस हम लेंगे। तो ये केंद्र की तरफ होता है, एक दूसरे को हमेशा केंद्र की तरफ खींचेगा। यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता, ये बिल्कुल सही है। ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, माध्यम पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आप इस दोनों मासेस को किसी पानी में डुबो दो तो भी बल का मान बदलेगा नहीं। मान लो इस दोनों के बीच में अगर 50 न्यूटन का बल लग रहा था जब ये पानी में नहीं था, तो पानी में डालने के बाद भी इतना ही न्यूटन का बल लगेगा। यह क्रिया प्रतिक्रिया बल युग्म बनाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि दोनों मासेज आपस में बराबर होगा, सॉरी दोनों फोर्स आपस में बराबर होगा। ये अगर इसको F की तरफ से खींचेगा तो ये भी इसको अपने तरफ F के फोर्स से ही खींचेगा, लेकिन दोनों का दिशा अलग अलग होगा। ये इसको इस डायरेक्शन में खींच रहा है और एक इस डायरेक्शन में खींच रहा है। यानी हम ऐसे लिखेंगे कि F1 इज इक्वल टू F2, बट साइन हमारा अपोजिट होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा लेकिन दिशा अलग अलग होगा। तो इनमें से कोई भी नहीं है जो कि गलत है, तो डी हमारा राइट आंसर होगा। सवाल ध्यान से पढ़िएगा, असत्य पूछा है और इनमें से कोई नहीं है जो असत्य है, यानी कि सारे के सारे सही हैं। न्यूटन ने गणित की किस शाखा की खोज की है? ये एनसीईआरटी के बुक में दे रखा था कि न्यूटन ने गणित की एक शाखा है कैलकुलस, इसकी डिस्कवरी की थी। और यही सवाल आपके एलपी के एग्जाम में 2018 में पूछ दिया, तो ये आप ध्यान में रखना। सी इसका राइट आंसर होगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान कितना है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। डी इसका राइट आंसर होगा। वैल्यू और यूनिट दोनों ही आपको अच्छे से रटा होना चाहिए। अगर नहीं भी याद है यूनिट तो आप निकाल लेना, इसमें क्या है। ये फॉर्मूला तो आपको रटा ही होगा, पढ़ते आ रहे हैं आप लोग क्लास 9 से। तो मान लो आपको जी का यूनिट चाहिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ से जी निकालो आप। क्या हो जाएगा? एफ इंटू में आर स्क्वायर और बट्टे में m1 इंटू में m2। अब फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, डिस्टेंस का आर क्या है? डिस्टेंस है, दूरी है, तो इसका एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। और ये द्रव्यमान गुने में द्रव्यमान, दोनों का एसआई यूनिट सेम होगा केजी। तो ये आ गया हमारा केजी स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे में केजी स्क्वायर। तो ऐसे आप आराम से निकाल सकते हो अगर भूल भी गए तो, लेकिन आपको ये वैल्यू अच्छे से रटना पड़ेगा। और देखिए, इसको हम लोग सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक किस लिए बोलते हैं? सार्वत्रिक कहने का मतलब ये पूरे यूनिवर्स के लिए कांस्टेंट है। आप दूसरे प्लेनेट पर भी चले जाओ तो ये जी का मान चेंज नहीं होगा, कैपिटल जी का मान चेंज नहीं होगा, यही रहेगा। इसीलिए इसे हम सार्वत्रिक बोलते हैं, यूनिवर्सल बोलते हैं।
सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान का पता सबसे पहले किसने लगाया? ये लगाया हेनरी कैवेंडिश ने। जैसे जैसे हम पृथ्वी के भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि कैपिटल जी का मान क्या होगा? मैंने अभी आपको बताया कि पूरे यूनिवर्स के लिए ही कांस्टेंट है। आप कहीं भी चले जाओ, जी का मान नहीं बदलेगा, तो अपरिवर्तित रहता है। सी इसका राइट आंसर होगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमा सूत्र होता है। एलपी के एग्जाम में तो आपसे डायमेंशन नहीं पूछा गया था, सीबीटी 1 के एग्जाम में, लेकिन ग्रुप डी के एग्जाम में ये पूछा गया था। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का नहीं पूछा था, त्वरण का पूछा था, लेकिन आप इसका भी ध्यान में रखो। तो अगर आपको विमा सूत्र चाहिए, डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, तो सबसे पहले आपको यूनिट का पता होना चाहिए। तो जी का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में केजी स्क्वायर। अब आपको करना यह है कि बल का, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। तो फोर्स का आपको डायमेंशनल फार्मूला रटा होना चाहिए। आप इसको रट लो अच्छे से। MLT-2 M किसके लिए आता है? ये मास के लिए आता है, यानी जहां जहां आपको केजी मिलेगा आप कैपिटल M डालोगे। L किसके लिए आता है? L आता है डिस्टेंस के लिए, यानी जहां जहां आपको डिस्टेंस मिले, जहां आप मीटर लिखते हो उसके जगह आप क्या लिखोगे? L लिखोगे। कैपिटल T किसके लिए आता है? ये आता है टाइम के लिए। तो जहां जहां आपको सेकंड मिले वहां पर आप कैपिटल T पुट करोगे। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है MLT-2, ये आप ऐसे ही रट लो। अब देखो, न्यूटन फोर्स का ऐसा यूनिट है, तो हम यहां लिखेंगे MLT-2। उसके बाद मीटर स्क्वायर, तो जहां जहां मीटर आए वहां आपको क्या डालना है? L डालना है। तो L स्क्वायर, L फॉर लेंथ आप बोल सकते हो। और केजी हमारा ऐसा यूनिट हो गया किसका? मास का। तो जहां जहां मास आए वहां आपको कैपिटल M डालना है। तो केजी का स्क्वायर है तो यहाँ M का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक M से ये स्क्वायर खत्म, ये M ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा M-1। ये L और ये L स्क्वायर L³ हो जाएगा, और ये T-2। तो M-1 L³ T-2, M-1 L³ T-2। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? हल्के में मत लीजिएगा इस सवाल को कि पृथ्वी का द्रव्यमान नहीं पूछेगा। आपके एग्जाम में एक बार नहीं 3-4 बार पूछा गया है ग्रुप डी के एग्जाम में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 × 10⁻²4, सॉरी माफ कीजिएगा, 6 × 10⁻²4 kg, ए इसका राइट आंसर होगा। ग्राम नहीं केजी होता है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? ये हो जाएगा 6400 किलोमीटर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों ही आपको ध्यान में रखना है, पृथ्वी की खास करके। पृथ्वी द्वारा लगाए गए किसी वस्तु पर आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी भी हर वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है, तो इस बल को हम क्या बोलते हैं? गुरुत्व बल। गुरुत्व बल क्या है? गुरुत्व बल गुरुत्वाकर्षण बल ही है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि दो वस्तु है, मान लो एक M1 है और एक M2 है, तो ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और इसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये जो दो वस्तु है, इसमें से अगर आप एक को अर्थ बोल दो, एक को अगर आप पृथ्वी बोल दो, तब यही ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग एक स्पेशल नाम से बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी जब भी आपसे गुरुत्व बल बोले, यानी कि ये अंडरस्टूड है कि एक वस्तु क्या है? पृथ्वी है। यानी कोई अगर ये बोलता है कि गुरुत्व बल उस पे किसी वस्तु पे लग रहा है 50 न्यूटन का, इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी उस वस्तु पे बल लगा रही है 50 न्यूटन का। तो गुरुत्वाकर्षण बल का ही ये एक उदाहरण आप समझ लो, गुरुत्व बल। किसी वस्तु के मुक्त पतन का अर्थ है, मुक्त पतन बोले तो फ्री फॉल। फ्री फॉल, तो मुक्त पतन का मतलब होता है कोई भी वस्तु अगर मुक्त पतन कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उस वस्तु पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बल लग रहा है, और वो है गुरुत्व बल। ठीक है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरुत्व त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या है? गुरुत्व त्वरण, त्वरण का ऐसा मतलब क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। अब इसका यूनिट अगर कभी आपसे पूछे तो आप कैसे निकालोगे? ये सॉरी डायमेंशनल फार्मूला पूछे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मीटर यानी कि लेंथ, तो एल आएगा, और यहाँ सेकंड है यानी कि टाइम का डायमेंशनल फार्मूला टी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ सेकंड स्क्वायर है तो यहाँ टी का स्क्वायर आएगा। तो LT-2, ये आपको डायमेंशनल फार्मूला कभी भी आपसे एक्सेलरेशन पूछ दे, सिर्फ त्वरण पूछे, या फिर गुरुत्व त्वरण पूछे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछ दे, तो दोनों के लिए आपको यही आंसर करना है, और यूनिट पूछे तो ये आंसर करना है।
गुरुत्वीय त्वरण g का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा डैश होता है। ये हमारा अर्थ है, ये हो गया हमारा इक्वेटर और ये हो गया हमारा पोल। ये क्या हो गया? पोल हो गया हमारा। तो g का मान कौन सा g? स्मॉल g, कैपिटल G नहीं, स्मॉल g, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g का मान इक्वेटर पर ज़्यादा होता है, माफ़ कीजिएगा, g का मान इक्वेटर पे कम होता है पोल के रिस्पेक्ट में। तो आप क्या बोलोगे? गुरुत्वीय त्वरण g का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा कि g का मान जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे g का मान बढ़ेगा। पृथ्वी के सतह पर वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण g के मान का सही सूत्र क्या है, जहां m पृथ्वी का द्रव्यमान है? तो ये फॉर्मूला होता है स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M बटे में r स्क्वायर। अब देखो यहाँ जो m है ये क्या है? मास ऑफ अर्थ, E फॉर अर्थ, और ये जो r है ये क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। और वस्तु कहाँ है? वस्तु है पृथ्वी के सरफेस पे। कहाँ पे है? सरफेस पे है। तब जाकर के हमें ये फॉर्मूला मिलेगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। जब आप यहाँ पे g का मान डालोगे, यहाँ पे पृथ्वी का मास डालोगे, कितना? 6 × 10⁻24 kg। g का मान जो होता है वो डालोगे, यहाँ पे रेडियस डालोगे 6400 किलोमीटर। इसको आप मीटर में चेंज करके इसका स्क्वायर करोगे, यहाँ g का मान डालोगे, सबको सॉल्व करोगे, तब आपका मान ये आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो आपने रटा हुआ है। तो ये जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये मान कहाँ पे होता है? जब वस्तु पृथ्वी के सतह पे होता है तब जाकर के ये त्वरण आता है, गुरुत्वीय त्वरण आता है। लेकिन जब हम किसी वस्तु को हाइट पे फेंकते हैं फिर भी हम लोग इतना ही मान लेते हैं। इसका कारण ये है कि मान में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि हम अगर किसी वस्तु को फेंकते भी हैं तो कितना हाइट फेंकते हैं? बहुत ही कम हाइट फेंकते हैं। तो जी के मान में नहीं के बराबर परिवर्तन होता है, तो हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं। एक चीज़ और, मैंने इस वीडियो में न्यूमेरिकल नहीं लिया है, क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल के लिए एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जो लगभग 1 घंटे का है, और उस वीडियो में मैंने जितने भी चैप्टर्स हैं फिजिक्स के सारे के न्यूमेरिकल मैंने करवा दिए हुए हैं एक ही वीडियो में। और उससे बाहर आप लोग उम्मीद मत करना कि उससे बाहर कोई सवाल आएगा। तो ये अच्छा है कि एक ही वीडियो में मैंने सारे ही न्यूमेरिकल करवा दिए हैं, तो आप उस वीडियो को देखो, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ थ्योरेटिकल ही सवाल लिया है, न्यूमेरिकल नहीं लिया है। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो ऊपर में आपको एक आई बटन दिखेगा, आप उस पर क्लिक करो और उन सारे ही न्यूमेरिकल को देख लो एक साथ। तो 21 है, पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान क्या होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी 6 गुना कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल का मान डैश हो जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला? F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो F होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बोला है उनके बीच की दूरी 6 गुना कर दिया जाए, इसको क्या किया जाए? 6 टाइम्स कर दिया जाए। तो बल क्या हो जाएगा? पहले का 1/36 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना, तो अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो बल क्या होगा? घटेगा, क्योंकि उल्टा रिलेशन है। तो अगर हम इसको 6 टाइम्स करेंगे तो ये 1/36 टाइम्स हो जाएगा पहले का। तो 36वां भाग हमारा राइट आंसर होगा। ये एनसीईआरटी का सवाल है, यानी कि एनसीईआरटी का ये न्यूमेरिकल है। किसी वस्तु का द्रव्यमान किसका माप होता है? किसी वस्तु का द्रव्यमान ये जड़त्व का माप होता है। जड़त्व ये सिर्फ द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व वस्तु के सिर्फ द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व वस्तु के शेप, साइज, आकार, वस्तु चल रहा है या फिर वस्तु रुका हुआ है, इस पर डिपेंड नहीं करता है। जड़त्व सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करता है, वो है द्रव्यमान पे। तो जिसका मास ज़्यादा होगा, जिस वस्तु का मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, यानी कि जड़त्व भी ज़्यादा होगा। निम्नलिखित में से कौन स्थान परिवर्तन से नहीं बदलता? स्थान के परिवर्तन से क्या नहीं बदलेगा? द्रव्यमान। द्रव्यमान ये नहीं बदलता। आप कहीं भी चले जाओ, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट होगा किसी वस्तु के लिए, क्योंकि द्रव्यमान हमें क्या बताता है? द्रव्यमान हमें बताता है कि किसी वस्तु के अंदर कितना मटेरियल है। जैसे इसे आप ऐसे समझो, मान लो एक बॉक्स है, इस बॉक्स में बहुत सारे बिस्किट के पैकेट्स रखे हुए हैं, बहुत सारे बिस्किट के पैकेट्स रखे हुए हैं, और ये अर्थ पे हैं। मान लो इसको मैं ले गया मून पे, तो अगर मैं मून पे ले गया तो क्या ये बिस्किट के पैकेट्स की संख्या पहले से कम हो जाएगी? नहीं होगी। अभी कितना है? 8 था अर्थ पे, तो यहाँ भी क्या होगा? 8 ही होगा। यानी कि
जो मटेरियल है अंदर का, ये इसका जो क्वांटिटी है ये चेंज नहीं होगा, और जब क्वांटिटी चेंज नहीं होगा तो द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। किसी वस्तु का भार क्या है, किसी वस्तु का भार क्या है, उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा, ये गलत है। उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान होता है, भार नहीं होता है। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। तो W = m इंटू में G हम लोग लिखते हैं वस्तु के भार को। ये क्या होता है W? ये होता है भार यानी कि वेट। तो द्रव्यमान और वेट यानी कि मास और वेट ये अलग अलग चीजें होती है। किसी भी वस्तु का, मान लो कोई भी वस्तु है जिसका मास m है, इसका आप भार निकालना चाह रहे हो, इसका मतलब ये होता है कि इस वस्तु पे अर्थ कितना फोर्स लगा रही है, या फिर बोल सकते हो कि अर्थ इसे अपनी केंद्र की तरफ किस फोर्स से खींच रही है। तो इसको निकालने के लिए बस सिंपली से आपको क्या करना है, इसी जो मास दे रखा है इसी में आप स्मॉल g से मल्टीप्लाई कर दो, पता लग जाएगा कि पृथ्वी इस वस्तु को अपनी केंद्र की तरफ कितने फोर्स के साथ खींच रही है, कितने बल के साथ खींच रही है। और ये बल कौन सा होगा? गुरुत्व बल या फिर गुरुत्वाकर्षण बल। निम्न में से कौन भार से संबंधित गलत है? भार से संबंधित बोला है गलत है। यह पृथ्वी द्वारा लगाया गया एक आकर्षण बल है, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें दिशा और परिमाण दोनों है, बिल्कुल सही है। भार क्या है? भार क्या है? ये बल है जो पृथ्वी इस पे लगा रही है किसी वस्तु पे, और ये क्या है? गुरुत्व बल, गुरुत्वाकर्षण बल है। तो बल क्या है? एक सदिश राशि है, और यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? परिमाण भी होता है प्लस दिशा भी होता है। तो इसमें दिशा और परिमाण दोनों है। यह स्थान पर निर्भर नहीं करता, तो ये पूरी तरह से गलत है। स्थान पर निर्भर करता है, क्योंकि अलग अलग स्थान पर जो स्मॉल g है इसका मान अलग अलग होता है। तो चलो ठीक है, द्रव्यमान नहीं बदलेगा स्थान परिवर्तन से, लेकिन g का मान बदलने के कारण भार बदल जाएगा। तो इसका स्थान, यह स्थान पर निर्भर नहीं करता है, ये पूरी तरह से गलत है। इसका SI यूनिट न्यूटन है, क्योंकि ये बल है भार, तो जो बल का SI यूनिट होगा यही हो जाएगा भार का SI यूनिट। तो C इसका राइट आंसर होगा। किसी वस्तु का चंद्रमा और पृथ्वी पर भार का अनुपात क्या होगा? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर WE है, तो चंद्रमा पर उसी वस्तु का भार WE/6 हो जाएगा। यानी चंद्रमा पर, मून पर WM फॉर मून, वस्तु का भार पृथ्वी पर जितना होगा उसका 1/6 गुना होगा, यानी कि छठा भाग होगा। तो हमसे क्या पूछा है? किसी वस्तु का चंद्रमा पर, सबसे पहले चंद्रमा पर भार और पृथ्वी पर भार का अनुपात क्या होगा? तो ये 1/6 हो जाएगा। तो B इसका राइट आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पे जितना होता है उसके 1/6 होता है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चंद्रमा पर G का मान पृथ्वी पे जितना होता है उसका 1/6 होता है। इसी कारण से भार में भी परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि मास में तो कोई परिवर्तन होने नहीं जा रहा। किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर उस वस्तु का भार क्या होगा? हमसे द्रव्यमान दे रखा है 10 kg और भार पूछ रखा है, चंद्रमा पर पूछ रखा है, तो चंद्रमा पर भार कितना हो जाएगा? जितना पृथ्वी पे होगा उसी का 1/6 हो जाएगा। तो पृथ्वी पर कितना हो जाएगा? m, और इंटू में g का मान जो पृथ्वी पर होगा बटे में 6। m कितना दे रखा है? 10 दे रखा है, और पृथ्वी पर g का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और बटे में 6। तो ये 98 और डिवाइडेड बाई 6, तो ये 49/3 आएगा। ये इसका राइट आंसर है, और ये न्यूटन में आएगा, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, इसको आप कट कर दो। 49/3 न्यूटन। केजी मत कीजिएगा, केजी द्रव्यमान का यूनिट होता है, भार का नहीं होता है। तो 49/3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है थ्रस्ट का SI मात्रक क्या है? तो थ्रस्ट कुछ नहीं होता, थ्रस्ट एक फोर्स होता है, तो जो फोर्स का यूनिट होगा यही थ्रस्ट का हो जाएगा। तो न्यूटन इसका राइट आंसर होगा। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद को क्या कहते हैं? प्रणोद क्या मैंने बोला आपको? फोर्स बोला। तो बोला है कि यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग दाब कहते हैं। दाब का आप लोग जानते हो सूत्र क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। तो हो गया कि यूनिट एरिया पे जितना फोर्स लगेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेशर बोलेंगे। मान लो ये जो एरिया है अगर ये यूनिट हो जाए, इकाई हो जाए, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर अगर मैं मान लूँ, तो प्रेशर बराबर क्या आ जाएगा? फोर्स क्या आ जाएगा? तो यही हमसे सवाल में पूछ रखा है।
दाब का एसआई मात्रक पूछा है, दाब का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, दाब बराबर होता है फोर्स बटे में एरिया, तो फोर्स का हो जाएगा न्यूटन और एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी को हम लोग प्यार से पास्कल बोलते हैं। पास्कल एक वैज्ञानिक का नाम है, उन्हीं के सम्मान में हम पास्कल बोलते हैं ऐसा यूनिट दाब का। तो आपको दोनों ध्यान में रखना है, एक तो पास्कल और एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। ए नहीं होगा, डी होगा राइट आंसर। 10 न्यूटन का लंबवत बल निम्न में से किस पर अधिक दाब आरोपित करेगा। प्रेशर होता है फोर्स बटे में एरिया, तो बल बोल रखा है कि 10 न्यूटन है, लेकिन एरिया चेंज हो रहा है, तो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो जाएगा, यानी कि एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। हमसे पूछा है अधिक दाब आरोपित करेगा, तो देख लो इसमें से कौन सा एरिया सबसे कम है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर वाले पर अधिक दाब लगेगा, मतलब 10 न्यूटन का फोर्स इस एरिया पर लगाया जाए, 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 तो सबसे ज़्यादा दाब आपको इस कंडीशन में मिलेगा। तरल में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर कौन सा बल लगता है। अगर कोई वस्तु तरल में डूबी हुई है तो उसके ऊपर एक बल लगता है, उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल यानी कि बायोंट फोर्स या फिर फोर्स ऑफ बायोंसी। किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं। यानी अगर कोई पदार्थ है और उसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, उसका आयतन 1 मीटर क्यूब है, तो इसका जो द्रव्यमान होगा उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लोग घनत्व बोलते हैं। देखो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास यानी कि द्रव्यमान बट्टे में आयतन यानी कि वॉल्यूम। अगर ये 1 मीटर क्यूब हो जाए तो डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। तो यूनिट वॉल्यूम के मास को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं द्रव में क्या होती है, डूब जाती है। कि मान लो ये कोई द्रव है, इसका डेंसिटी मान लो d1 है, और ये कोई वस्तु है, इसका डेंसिटी मान लो d2 है। तो अगर d1 ज़्यादा होगा d2 से, d1 अगर ज़्यादा होगा यानी कि द्रव का घनत्व ज़्यादा होगा, तब ये नहीं डूबेगा, तब ये तैरेगा। अगर मान लो d2 ज़्यादा हो गया d1 से, तब ये डूब जाएगा। तो द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं द्रव में डूब जाती हैं। तो बी इसका राइट आंसर होगा। जब किसी वस्तु को तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत किसका है, तो आप सभी को पता है क्या है, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। तो ये स्टेटमेंट आपको ऐसे ही अच्छे से रटा होना चाहिए। दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है। दूध की शुद्धता को हम लोग मापते हैं किससे, लैक्टोमीटर से। तो सी इसका राइट आंसर होगा। डैश एक यंत्र है जो द्रव के घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या करता है, द्रव के घनत्व को मापता है। बैरोमीटर ये प्रेशर मापता है। हाइग्रोमीटर ये अपेक्षिक आर्द्रता मापता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और पायरोमीटर ये टेम्परेचर मापता है। लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है। लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। पानी का घनत्व कितना है। पानी का घनत्व क्या होता है, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 ग्राम पर सीसी, या फिर 1000 kg पर मीटर क्यूब एसआई यूनिट में, यही होता है। और ये किस पर होता है, कौन से टेम्परेचर पर, 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो बी इसका राइट आंसर होगा। किसी पदार्थ का घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं आपेक्षिक घनत्व या फिर विशिष्ट गुरुत्व, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो डी इसका राइट आंसर होगा। ए और बी दोनों, ये दोनों एक ही चीज़ है, हम दोनों नाम से जानते हैं इसे। क्या होता है ये, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, H2O, वाटर। ये होता है रिलेटिव डेंसिटी। यानी किसी वस्तु का घनत्व अगर आपको पता हो तो उसमें पानी के घनत्व से भाग लगा दो, हमें मिल जाएगा रिलेटिव डेंसिटी। अब देखो, ऊपर भी डेंसिटी का यूनिट आएगा, नीचे भी डेंसिटी का यूनिट आएगा, दोनों का यूनिट सेम होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसीलिए रिलेटिव डेंसिटी के पास कोई भी यूनिट नहीं होता है। यानी कभी भी पूछे अपेक्षिक घनत्व का यूनिट तो उसका होता ही नहीं है, आप नहीं बताओगे। अपेक्षिक घनत्व का एसआई इकाई क्या है, इसका कोई इकाई नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अपेक्षिक घनत्व की जगह पर आपसे विशिष्ट गुरुत्व भी पूछ सकता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी पूछ सकता है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? सदिश राशि क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो ये हो जाएगा बल, क्योंकि दाब हो गया, ऊर्जा हो गया, कार्य हो गया, ये सब के सब स्केलर क्वांटिटी है, सब के सब अदिश राशि है। इसके पास क्या होता है? सिर्फ परिमाण होता है, दिशा इसके पास नहीं होता है। किसी पृष्ठ पर दाब निर्भर करता है, यानी कि सवाल यह है कि किसी पृष्ठ पर दाब निर्भर करता है, किसी सरफेस पे प्रेशर डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है पृष्ठ के क्षेत्रफल पर और पृष्ठ पर आरोपित बल। देखो अब यहाँ देखो बी और सी में बोला है पृष्ठ पर आरोपित बल और पृष्ठ पर आरोपित लंबवत बल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए और सी। मैंने अभी आपको बताया कि प्रेशर होता है फोर्स बट्टे में क्या होता है? एरिया होता है। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट और जोड़ रहा हूँ, ये जो फोर्स होता है इस एरिया पे परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि क्या होता है? लंबवत होता है। तो ये आप अच्छे से ध्यान में रखना कि जो हम प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया लिखते हैं, तो ये फोर्स का वो कंपोनेंट होता है जो इस क्षेत्रफल पर जो इस एरिया पर परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। इसीलिए डी हमारा राइट आंसर होगा। जैसे मैं ये बोलूँ, मान लो कोई सरफेस एरिया है, कोई सरफेस है जिसका एरिया मान लो 10 मीटर स्क्वायर है और इस पर एक बल लग रहा है, वो ऐसे लग रहा है इस डायरेक्शन में। मान लो ये बल है 5 न्यूटन का, यानी कि ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर लगता तो ये इस डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में होता है, लेकिन ये ऐसे लग रहा है, तिरछा लग रहा है थोड़ा। अब आपसे अगर प्रेशर पूछ दें, आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे फोर्स बटे में एरिया, तो यहाँ आप करोगे 5 बटे में 10, बता दोगे 0.5 पास्कल बता दोगे, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा, आप बता ही नहीं सकते हो ऐसे निकाल करके, क्योंकि ये जो बल लग रहा है ये लंबवत नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका हम वो कंपोनेंट निकालते हैं जो इसके लंबवत होता है, वेक्टर फॉर्म में तोड़ करके। तो फिलहाल आप बस इतना याद रखो कि फोर्स यहाँ क्या होना चाहिए? लंबवत होना चाहिए क्षेत्रफल पे। किसी तरल पदार्थ में किसी स्थान पर आरोपित दाब सभी दिशाओं में एक समान रूप से संचरित होता है और सदैव पात्र के लंबवत रहता है। यह नियम है पास्कल का नियम। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी आपको एज इट इज अच्छे से याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन पास्कल के नियम पर आधारित है? तो पास्कल के नियम पर जो अभी आपने देखा था पिछला सवाल, तो उस नियम पर आधारित है हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक प्रेस। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब पास्कल के नियम पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन विमाहीन है? तो कौन है विमाहीन? देखिए, जिसके पास कोई यूनिट नहीं है, जिसके पास कोई यूनिट नहीं है, इसके पास कोई विमा भी नहीं होगा। यानी कि जो यूनिट लेस होगा वो डायमेंशन लेस भी होगा। ये आप अच्छे से ध्यान रखना। तो जो विशिष्ट गुरुत्व होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, इसके पास कोई यूनिट नहीं होता है। मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। तो इसके पास कोई डायमेंशन भी नहीं होगा। तो सी इसका राइट आंसर होगा। एक चीज और, मान लो किसी के पास यूनिट है तो डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि डायमेंशन उसका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर यूनिट नहीं है तब ये फिक्स है कि वो डायमेंशन लेस होगा। अगर यूनिट है तो डायमेंशन लेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि कोणीय विस्थापन का ऐसा यूनिट क्या होता है? रेडियन होता है। कोणीय विस्थापन का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट रेडियन होता है, लेकिन इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। अब देख लो, क्योंकि यूनिट तो है रेडियन, लेकिन इसका कोई विमा नहीं होता। 50 ग्राम की वस्तु का आयतन 20 सीसी है, यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर है। वह वस्तु पानी में क्या होगा? तैरेगी, डूबेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो तैरेगी, डूबेगी आप कैसे डिसाइड करोगे? तो सबसे पहले आप इसका घनत्व निकालो और चेक करो पानी के घनत्व से ज़्यादा है कि कम है। पानी का घनत्व होता है 1 ग्राम पर सीसी और इसका डेंसिटी हम लोग निकालते हैं। डेंसिटी होता है मास बटे में वॉल्यूम। मास दे रखा है 50 ग्राम और वॉल्यूम दे रखा है 20। हमें ग्राम पर सीसी में ही निकालना है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा 2.5 ग्राम पर सीसी।
तो वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा है तो ये डूब जाएगी। तो बी इसका राइट आंसर। वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना किसने की थी? ये एक वैज्ञानिक थे, वॉन ग्यूरिक। इन्होंने सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापा था। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण होता है? कमी के कारण होता है, हम जब किसी हाइट पे जाते हैं, किसी भी हाइट पर अगर हम लोग जाते हैं तो जो हमारा वायुमंडलीय दाब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये कम हो जाता है। और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कम होने से ऊंचाई पर नाक से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही का रिसाव हो जाता है और ऊंचाई पर खाने का देर से पकना होता है। तो ये सभी होता है, क्यों होता है? वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण। तो उपर्युक्त हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखना कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा हम लोगों का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो घटना स्टार्ट हो जाएगा। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, बैरोमीटर क्या मापता है? वायुमंडलीय दाब। तो जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तब दिन साफ रहने की संभावना होती है। मान लो धीरे धीरे ऊपर ना जाकर के नीचे उतरे तो क्या होगा? वर्षा होने की संभावना होती है। और अचानक से पाठ्यांक नीचे उतर जाए, इसका मतलब होता है आंधी आने की संभावना। तो ये तीन अलग अलग पॉइंट है, ये तीनों आपको याद रखना पड़ेगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियम दिए? ये कौन से वैज्ञानिक थे? केपलर। इन्होंने ग्रहों के गति से संबंधित 3 नियम दिए थे। 3 नियम क्या था मैं आपको बताता हूं, उसका जो मेन पॉइंट है। सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि ग्रह सन के चारों तरफ, जैसे ये एक सर्कल है, क्या है? ये सर्कल है। तो सर्कल में आपसे मैं ये डिस्टेंस पूछूं, ये डिस्टेंस पूछूं, ये दोनों अगर सेंटर से पास हो रहा है तो ये दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन इस सर्कल को आप क्या करो? थोड़ा सा चपका दो, यानी इधर से फोर्स लगा दो, इधर से फोर्स लगा दो, तब ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा, इस प्रकार से दिखेगा। तब ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा और ये वाला डिस्टेंस कम होगा। तो अब तक हम इसे सर्कल बोलते थे, अब हम इसे बोलते हैं एलिप्स, यानी कि एलिप्स हो गया ये। यानी कि ये जो पाथ था ये था सर्कुलर पाथ, और अब हो गया ये इलिप्टिकल पाथ। और इस इलिप्टिकल पाथ में ये जो लाइन आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। हाँ, मेजर एक्सिस, और ये होता है हमारा माइनर एक्सिस। अब इस एलिप्स में होता यह है कि इसका 2 फोकस होता है, एक मान लो यहाँ है और एक मान लो यहाँ है। 2 फोकस होता है, 2 फोकस बिंदु होता है। तो इसका जो पहला नियम था वो ये था कि किसी एक फोकस पे अगर आप सन मान लो तो ये जो इलिप्टिकल पाथ है, दीर्घवृत्ताकार हम लोग बोलते हैं, दीर्घवृत्ताकार पथ, इस पे ग्रह गति करेगा। यानी सूर्य के चारों तरफ ग्रह एक इलिप्टिकल पाथ पर गति करता है, और सन कहाँ होता है? 2 फोकस में से किसी एक फोकस पे होगा। तो ये इसका पहला नियम था। पाथ के बारे में इन्होंने बताया कि इलिप्टिकल पाथ पर गति करता है और सन होता है फोकस पे। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये कहा कि कोई ग्रह सन के जितना ज़्यादा करीब होगा उसका वेग उतना ही ज़्यादा होगा। वेलोसिटी ये ज़्यादा होगा कब? जब सन के करीब होगा, और वेलोसिटी कम होगा जब ये सन से दूर होगा। किसका वेलोसिटी? ग्रह का, प्लेनेट का। तीसरा पॉइंट इन्होंने ये बताया कि सन से ग्रह जितना दूर होगा उसको एक चक्कर लगाने में उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। यानी कि इन्होंने कहा कि t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की क्यूब, t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। ये t होता है टाइम पीरियड, या फिर बोल सकते हैं पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, और r हो गया डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? सन से प्लेनेट का डिस्टेंस, सन से प्लेनेट का डिस्टेंस। तो आप देख रहे हो कि जितना ज़्यादा दूरी पर होगा सन से कोई प्लेनेट, उसको एक चक्कर लगाने में उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। जैसे मरकरी सबसे नज़दीक का ग्रह है सन के, तो वो अपना एक चक्कर जल्दी कंप्लीट करेगा। हमारा अर्थ दूर है तो वो एक चक्कर मरकरी की तुलना में ज़्यादा दिन में कंप्लीट करता है। तो ये इसका 3 मेन पॉइंट था जो इन्होंने नियम दिया था। नेक्स्ट है गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में कौन असत्य है? गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में पूछा है कि कौन सा गलत है। इसका मान ग्रह के द्रव्यमान त्रिज्या घनत्व पर निर्भर करता है, तो ये बिल्कुल सही है। मैंने आपको गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला बताया था, G=G(m/r²). यही मैंने आपको बताया था। m क्या बताया था? मास ऑफ अर्थ। r बताया था रेडियस ऑफ अर्थ। तो आप यहाँ देखो इस फॉर्मूले में G आया जो हर जगह कांस्टेंट होता है,
यहाँ मास आया किसका? प्लेनेट का। अर्थ क्या है? एक प्लेनेट है। रेडियस आया किसका? प्लेनेट का। अर्थ क्या है? एक प्लेनेट है, ग्रह है। और ये जो गुरुत्वीय त्वरण होता है तो हर वस्तु पे लगता है, चाहे उसका द्रव्यमान कुछ भी हो। और हर वस्तु के लिए हम लोग क्या लेते हैं? जी का मान 9.8 ही लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मान ग्रह की सतह पर रखी वस्तु के द्रव्यमान, त्रिज्या और घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। बोला है कौन असत्य है, बोला है, गलत पूछा है कि कौन है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये एक अच्छा सवाल है। इसका मान ग्रह के द्रव्यमान, त्रिज्या और घनत्व पर निर्भर करेगा, लेकिन ग्रह पे जो वस्तु रखा हुआ है उसके द्रव्यमान, त्रिज्या और घनत्व पर निर्भर नहीं करेगा। यहाँ दे रखा था कि निर्भर करेगा, इसलिए गलत हो गया। और गुरुत्वीय त्वरण ये एक सदिश राशि है, दिशा होता है इसमें, और इसका मान पृथ्वी केंद्र पर 0 होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ का सरफेस है। अर्थ के सरफेस पे अगर मैं बोलूँ कि जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये जो जी का मान है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मैक्सिमम है। और ये कहाँ पर है? अर्थ के सरफेस पे है। अब इसके बाद आप अर्थ के सरफेस से जितना आप ऊपर जाओगे जी के मान में कमी आएगा, और इस सरफेस से आप जितना नीचे आओगे जी के मान में कमी आएगा। यानी अर्थ के सरफेस पे मैक्सिमम होगा, आप चाहे सरफेस से ऊपर जाओ चाहे नीचे आओ जी का मान घटेगा। और अगर आप केंद्र पर चले आते हो तो जी का मान 0 हो जाएगा। अगर जी का मान 0 हो गया केंद्र पर, यानी कि वस्तु का भार 0। किसी वस्तु के द्रव्यमान के संदर्भ में कौन सत्य है? किसके बारे में पूछा है? द्रव्यमान के बारे में पूछा है। इसका मान ध्रुव पर अधिक होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ध्रुव पर अधिक होता है क्या? वेट, भार जो है पोल पर ज़्यादा होता है इक्वेटर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जी का मान पोल पे ज़्यादा होता है इक्वेटर के रिस्पेक्ट में। इसका मान पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है, तो ये गलत है। द्रव्यमान 0 क्यों होगा? भार 0 हो जाएगा, क्योंकि सेंटर पर जी का मान 0 हो जाएगा। इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो ये गलत है। इसका सीजीएस यूनिट ग्राम होता है। द्रव्यमान का एसआई यूनिट केजी होता है और सीजीएस यूनिट ग्राम होता है। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तब ध्रुव पर स्थित वस्तु के भार में क्या होगा? क्या पूछा है? ध्रुव पर स्थित वस्तु के भार में। हमें पता है कि अगर ये अर्थ है तो अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है किसी एंगुलर स्पीड से, लेट से ओमेगा, यानी कि कोई कोणीय वेग है ओमेगा, इससे ये अपने अक्ष पर घूम रही है। तो एक चीज आप हमेशा ख्याल रखना कि पृथ्वी अपने अक्ष का परितः घूमे या फिर ना घूमे कोई फर्क नहीं पड़ता। पोल पर जो जी का मान है, जी का मान जो पोल पर है ये चेंज नहीं होगा, ये अनचेंज रहेगा। यानी पृथ्वी अपने एक्सिस पे रोटेट करे या ना करे, जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कहाँ पर? पोल पर, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमसे भार के बारे में पूछा है, तो भार क्या होता है? W बराबर mg होता है। अगर जी में कोई परिवर्तन नहीं तो भार में भी कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। अगर हम पोल को छोड़ दें, बाकी कोई सा भी अगर आप स्थान उठा लो तो जी का मान पहले के रिस्पेक्ट में कम हो जाएगा। सॉरी, माफ कीजिएगा, बोला है घूमना बंद कर दे तो जी का मान पहले जितना था उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखना है। अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करे या ना करे, जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कहाँ पे? पोल पे, यानी वस्तु के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पोल को अगर आप छोड़ दो तो कोई सा भी स्थान कहीं पर भी चले जाओ, जी का मान पहले से ज़्यादा हो जाएगा। और पृथ्वी मान लो कि अभी जिस गति से गति कर रही है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, अगर ये स्पीड 17 गुना हो जाए, अभी जो स्पीड है रोटेट करने की, अगर ये 17 टाइम्स हो जाए, 17 गुना हो जाए, तब क्या होगा? पोल पे तो अभी भी फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने आपको बताया, रुके या चाहे जो भी स्पीड हो, पोल पे जी का मान कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन हाँ, इक्वेटर पे जी का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि अगर 17 गुना गति तेज हो जाए रोटेशन का अपने एक्सिस पे अर्थ के, तो इक्वेटर पे जी का मान 0 होने के कारण वस्तु का भार क्या हो जाएगा? इक्वेटर पे 0 हो जाएगा। किस स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में कमी आती है? तो मैंने आपको बताया कि आप चाहे पृथ्वी तल से ऊंचाई जाओ, पृथ्वी तल से नीचे आओ, जी के मान में कमी आएगा, और पृथ्वी के घूर्णन के कारण भी जी के मान में कमी आता है। तो उपर्युक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तभी तो मैंने आपको बताया कि अगर घूमना बंद कर दे ओमेगा 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा? जी का मान बढ़ जाएगा। अगर पहले के 17 गुना हो जाए एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, तब जी का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
कहाँ पे? इक्वेटर पे। यानी कि हर जगह घटेगा लेकिन इक्वेटर पे 0 हो जाएगा, लेकिन पोल पर कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। दोनों ही सूरतों में, चाहे इसमें चाहे इसमें, दोनों ही सूरतों में पोल पे कोई चेंज नहीं होगा जी के मान में। तो तीनों केस में जी के मान में कमी आती है, चाहे पृथ्वी के सरफेस से ऊपर जाए चाहे नीचे आए, चाहे पृथ्वी जो अपने एक्सिस पे घूम रही है, इन सब की वजह से जी के मान में कमी आती है। तो मैक्सिमम कहाँ होता है? मैक्सिमम होता है सरफेस पे। सरफेस पे, सरफेस पे भी कहाँ होता है? पोल पे होता है। यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर मैंने बताया। अगर आप इसको 2 टाइम्स करोगे, आप इसको बढ़ा रहे हो तो इसको क्या करोगे? ये क्या होगा? कम होगा। तो आप बीच की दूरी को दोगुनी कर रहे हो, तो यानी ये पहले का 1/4 हो जाएगा, तो घटकर 1/4 हो जाएगा। पृथ्वी के परितः परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक का आवर्तकाल होगा। T = सरल लोलक किसको बोलते हैं? आपने देखा होगा, ये एक स्ट्रिंग है, ये बॉब है, और ये ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करता है, इसी को बोलते हैं सरल लोलक। इसका टाइम पीरियड लिखा जाता है T = 2π√L = G। ये G होता है G इफेक्टिव, और ये जो L है ये है लेंथ। उपग्रह के अंदर सैटेलाइट के अंदर ये जो G इफेक्टिव होता है ये 0 होता है, 0 होता है। तो अगर आप यहाँ पे 0 डालोगे तो ये पूरा मान इनफाइनाइट के बराबर आ जाएगा। यानी इसको एक बार इस लोलक को यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ आने में अनंत टाइम लगेगा। यानी आप बोल सकते हो कि ये लोलक एक तरह से रुकी हुई है, तो अनंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, टाइम पीरियड अनंत है तो ये आप बोल सकते हो कि रेस्ट में ही है। पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह का परिक्रमा काल निर्भर करता है, यानी कि अगर ये हमारा अर्थ है तो अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट्स हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ये क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तो मान लो ये गति v है, तो ये जो v लिखा जाता है फॉर्मूला, ये होता है √G M डिवाइडेड बाई r प्लस h, बस इतना ही, होल स्क्वायर नहीं। ये होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, कक्षीय वेग। ऑर्बिटल वेलोसिटी, कक्षीय वेग बोलते हैं इसे। अब देखो, यहाँ जो m है ये है मास ऑफ अर्थ, यहाँ जो r है ये है रेडियस ऑफ अर्थ, और यहाँ जो h है, ये h क्या है? इस सैटेलाइट और अर्थ के सरफेस के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, सैटेलाइट और अर्थ के बीच का डिस्टेंस। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, यहाँ आपको कहीं भी सैटेलाइट का मास नहीं दिखेगा, सैटेलाइट का रेडियस नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। दिखेगा तो क्या? जिस प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है उसका मास, उसका रेडियस, और सैटेलाइट और उस प्लेनेट के सरफेस के बीच का डिस्टेंस। तो अब बताओ कि जो परिक्रमा काल है, काल टाइम बताना है आपको। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? क्योंकि एक सर्कल है तो 2πr प्लस h और डिवाइडेड बाई ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ये पूरा मान यहाँ पर आएगा। तो दोनों ही सूरतों में, चाहे आपसे t पूछे, चाहे आपसे v पूछे, चाहे आपसे परिक्रमा काल के बारे में पूछे या फिर कक्षीय वेग के बारे में पूछे, आप क्या आंसर दोगे? कि ये डिपेंड करता है सैटेलाइट और प्लेनेट, यानी सैटेलाइट और अर्थ के बीच के डिस्टेंस पर। और किस पे? प्लेनेट के मास पे, प्लेनेट के रेडियस पे। उपग्रह का कुछ नहीं आएगा। तो देखो, निर्भर करता है पृथ्वी तल से इसकी दूरी पर, बस यही हमारा राइट आंसर होगा। उपग्रह के द्रव्यमान पर नहीं करेगा, उपग्रह की त्रिज्या पर नहीं करेगा। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? ये होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन में कभी 11.2 मीटर पर सेकेंड हो तो ये आंसर टिक मत कीजिएगा, किलोमीटर पर सेकेंड। पलायन वेग यानी कि एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या है? ये वो मिनिमम वेलोसिटी है जब हम किसी वस्तु को इस वेलोसिटी से फेंकते हैं। जब हम इस वेलोसिटी से किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वो कभी भी जमीन पे, कभी भी धरती पे वापस नहीं आता है। यानी वो इतना दूर चला जाता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको वापस जमीन पे नहीं ला पाता है, यानी कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाता है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाता है। तो इसी वेलोसिटी को, इसी मिनिमम वेलोसिटी को, इसी न्यूनतम वेग को हम लोग पलायन वेग कहते हैं, और इसका मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये कहाँ से हो जाएगा? सरफेस पे, अर्थ के सरफेस से। निम्नलिखित में से कौन उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता? उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे उपग्रह के कक्षीय वेग
तो ये तो मैंने अभी आपको बताया कि पृथ्वी के चारों तरफ अगर आर्टिफिशियल सैटेलाइट घूम रहा है तो उसका टाइम पीरियड और उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी कक्षीय वेग, ये दोनों सैटेलाइट के M4 मास और S4 सैटेलाइट, तो सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, मास ऑफ अर्थ पे, इस पे डिपेंड करेगा, रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करेगा, और सैटेलाइट और अर्थ का जो सरफेस है उसके बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे उपग्रह का परिक्रमा काल, तो ना तो ए और बी दोनों हो जाएगा। पूछा है कि निर्भर नहीं करता है, उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, तो ये तो दोनों हो जाएगा, टी और वी निर्भर नहीं करता है। भू अस्थायी उपग्रह का परिक्रमण काल कितना है? भू अस्थायी उपग्रह का परिक्रमण काल यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो ऐसे घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, हमारा जो अर्थ है वो भी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, तो इसका परिक्रमण काल कितना है, यानी कि ये पृथ्वी का एक चक्कर कितने टाइम में कंप्लीट करता है, तो ये 24 घंटे। और कभी डिस्टेंस पूछे अर्थ के सरफेस से इस सैटेलाइट का डिस्टेंस कितना होता है, 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, किसका, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड होता है 24 घंटा, जो अर्थ का भी होता है। दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन सेम है, यानी दोनों पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमेगा। और डिस्टेंस कभी पूछे अर्थ के सरफेस से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, तो आंसर आपको 36,000 किलोमीटर करना है। इसके अलावा आपसे जियो सिंक्रोनस के बारे में पूछे कभी, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जिसको हम लोग तुल्यकाली भी बोलते हैं, तुल्यकाली सैटेलाइट, तो इस केस में भी सेम हो जाएगा, डिस्टेंस 36,000 किलोमीटर और पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन परिक्रमण काल 24 घंटे। तो ये हमारा कंप्लीट होता है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल अगर आपको लगता है आपके लिए यूजफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू सो मच।